पाकिस्तान और तुर्किया ऊपर से तो सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है, बट थिंग्स आर सीरियस, वेरी सीरियस। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि तुर्किया के प्रेसिडेंट उर्दगान ने पाकिस्तान का विजिट क्यों किया है, दोनों ममालिक एक दूसरे से क्या चाहते हैं, पाकिस्तान की तुर्की से क्या तवक्कुआत हैं और तुर्की को पाकिस्तान की कहां पर जरूरत पड़ सकती है। तकरीबन 5 से 6 ऐसे एरियाज हैं जहां पर इन दोनों ममालिक को एक दूसरे की अशद जरूरत है। उन एरियाज को हम डिस्कस करेंगे कि कहां पर पाकिस्तान और तुर्की को एक दूसरे की जरूरत है, इस खित्ते में क्या होने जा रहा है और क्या ग्रेट एजेंडा है। आइए जानते हैं। तो हमने देखा कि तुर्किया के प्रेसिडेंट उर्दगान का बड़ा ही जबरदस्त इस्तकबाल किया गया है और टॉप ऑफिशियल्स ने उनको रिसीव किया है। प्रेसिडेंट जरदारी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद इनको एयरपोर्ट पर रिसीव किया जब इनकी मिडनाइट फ्लाइट पाकिस्तान एंटर हुई। इसके अलावा इनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया, इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस ग्रैंड वेलकम में F-16 के एक दस्ते ने भी इनको सलामी दी, आर्मी चीफ से मुलाकातें हुई और उर्दगान के लिए एक स्पेशल गाना तैयार किया गया। इस्लामाबाद की सड़कों को उर्दगान की तस्वीरों से भर दिया गया और हर जगह पाकिस्तान और तुर्की के झंडे लहराते हुए नजर आए। इस ग्रैंड वेलकम के पीछे क्या ग्रैंड स्ट्रेटजी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम जो चीजें कवर करेंगे, पाकिस्तान के अंदर इतना एक्सटेंसिवली इसको कोई कवर नहीं कर रहा। इसके अलावा भी हम AI, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स और ईस्टर्न कनेक्टिविटी के हवाले से वीडियोस पर काम कर रहे हैं और अमेरिका में नई पॉलिसीज के हवाले से भी। लिहाजा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा लें। उर्दगान के इस विजिट के दौरान तकरीबन 24 एग्रीमेंट्स पर साइन किया है पाकिस्तान और तुर्की ने। हम वो स्पेशल एरियाज डिस्कस करेंगे जहां पर ये दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो बड़ा जरूरी होगा। लेकिन पहले हम एग्रीमेंट्स को देख लेते हैं। MOU साइन किए गए हैं, कुछ डील साइन की गई हैं जिसमें ट्रेड है, वाटर रिसोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर, एनर्जी, कल्चरल कनेक्शंस, बैंकिंग, एजुकेशन, डिफेंस और हेल्थ। इन शोबों पर दस्तखत किए गए हैं और मिलकर काम करने का अज़म किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की की जो बायलैटरल ट्रेड है उसको $5 बिलियन तक लेकर जाने का अज़म किया है और ये चीज़ मैं पिछले 6-7 साल से सुन रहा हूँ। ये $1 बिलियन के करीब फंसी हुई है हमारी ट्रेड और ये $5 बिलियन तक नहीं पहुँच रही। इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, तो हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकें बाकी दुनिया में। थैंक्स टू अमेरिका जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी अशिया को इंपोर्ट करता है, उसके अलावा कोई मुल्क पाकिस्तान की अशिया को नहीं लेता। ज़्यादातर अमेरिका या यूरोपीय यूनियन हमारी चीज़ों को ख़रीदते हैं और वो भी GSP+ स्टेटस के साथ, यानी प्रेफरेंशियल आपको उन्होंने एक फैसिलिटी दी हुई है। इसके अलावा बाकी जो दोस्त ममालिक हैं वो कंपेटिटिव मार्केट को देखते हैं, उन्होंने अपना फ़ायदा देखना होता है और उस हिसाब से वो टैरिफ आयद करते हैं जहां पर आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं फूलती। तो इसलिए इस विजिट में पाकिस्तान ने स्पेशल एक प्लान तैयार किया है कि तुर्की को बहुत से एरियाज़ के हवाले से कन्विंस किया जाए कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपके पास पैसा भी है और ये एरियाज़ हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने तुर्की को कहा है कि आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें, आप हमारे एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करें। तुर्की अगर इजराइल के साथ एनर्जी कॉरिडोर्स बना सकता है तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो वहां पर ऑलरेडी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं टर्किश इन्वेस्टर्स की। मेरे चाइना के विजिट के दौरान जब मैं ग्वांगझो में था तो वहाँ पूरी दुनिया से ट्रेडर्स आए हुए थे चीज़ें खरीदने के लिए और वहाँ पर मैं एक टर्किश बंदे से मिला जो बता रहा था कि मैं गुलबर्ग अक्सर आता रहता हूँ और वहाँ के टॉप होटल्स में स्टे करता हूँ। तो उसको मैंने बताया कि हमारा स्टूडियो भी पास ही है। उसने मुझे बताया कि मैं लाहौर में कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में पाकिस्तानी लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ और DHA वाली साइट पर हम कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि इस सेक्टर में हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है। पाकिस्तान में एक ही सेक्टर फ्लरिश कर रहा है इस वक्त, कंस्ट्रक्शन का या रियल एस्टेट का, क्योंकि आपकी जो पूरी स्टेट है उसने सिर्फ एक ही बिजनेस को यहाँ पर फरोग दिया है क्योंकि रियासत खुद इस बिजनेस में मुलव्वस
मुलव्वस है, तो इसीलिए वो दूसरे इन्वेस्टर्स को भी आसानी से आमादा कर लेती है। और इसमें भी कोई टॉप लेवल की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, एक मीडियोकर लेवल की ही होती है। जैसा कि आपको पता है, ये कोई बहुत हाई लेवल हमारी कंस्ट्रक्शन नहीं होती, पाकिस्तान में कोई हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बनती, दरमियाने लेवल की बनती हैं, तो उस हिसाब से फिर इन्वेस्टर भी दरमियाने ही आते हैं। लेकिन इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है और पाकिस्तान मजीद टर्किश इन्वेस्टर्स को भी इनवाइट कर रहा है। उर्दगान के साथ भी इस पूरे वक्त में काफ़ी ज़्यादा बिजनेसमैन थे, कॉरपोरेट लीडर्स थे, और पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात की है। शहबाज शरीफ ने उर्दगान को कहा कि मैं और मेरे मुल्क के लोग आपको यहाँ देखकर बहुत खुश हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान का विजिट किया है, पाकिस्तान आपका दूसरा घर है। उन्होंने कहा कि योर विजिट टू पाकिस्तान टुडे हैज़ गिवन अ न्यू लेवल टू आवर ब्रदरली रिलेशंस। इससे हमें एक बात ये भी पता चलती है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसको लेजिटिमेसी की कितनी ज़रूरत है, और वो क्रेव कर रहे हैं इस चीज़ को कि आलमी लीडर ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में आएँ और इनकी लेजिटिमेसी में इजाफा हो। क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन की जानिब से बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी काफ़ी आवाज़ें उठती हैं इस हुकूमत की लेजिटिमेसी के हवाले से। फॉर्म 47 की हुकूमत कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि इनके पास मैंडेट नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान में अगर बेलारूस का भी प्रेसिडेंट आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा खुशियां मनाई जाती हैं। ये तो फिर उर्दगान है, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस विज़िट को अमेरिका बड़े गौर से देख रहा है कि ये दोनों मुल्क क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि इस विज़िट में डिफेंस टाइज पर भी बात हुई है। पाकिस्तान तुर्की से काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट भी बाय करता है, और कई ऐसा इक्विपमेंट और आर्म्स है जो कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी की बेस पर बनता है। तो उसमें अगर हम अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो अमेरिका ने पाबंदी लगा दी थी तुर्की पर कि आप पाकिस्तान को ये बेच नहीं सकते, तो इसलिए पाकिस्तान ने फिर हेलीकॉप्टर्स की जो ज़रूरत थी वो चाइना से पूरी की थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कोई डिफेंस टाइज नहीं है, बड़े मजबूत टाइज हैं। पाकिस्तान नेवी की बात करें तो बहुत सी जदीद फ्रिगेट्स हम तुर्की से हासिल कर रहे हैं। मिलिजियम वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट मॉडर्नाइजेशन और ड्रोन्स के हवाले से तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा है, और अमेरिका की जानिब से पाबंदियों की वजह से दोनों अपनी डिफेंस प्रोडक्शन में इजाफा कर रहे हैं और इसमें कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तुर्की पाकिस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर है, और आर्म्स प्रोडक्शन के हवाले से तुर्की पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है, इनकी को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हवाले से। इसके अलावा हाई लेवल मिलिट्री इंगेजमेंट्स, ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी दोनों मुल्क म्यूचुअली बढ़ाना चाहते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उर्दगान अपने इस एशिया के विजिट के लिए क्यों निकले हुए हैं, इनका क्या एजेंडा है। इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान, तुर्की आखिर चाहता क्या है। शहबाज शरीफ के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हमने ना सिर्फ बायलैटरल रिलेशंस को डिस्कस किया है बल्कि ग्लोबल और रीजनल डेवलपमेंट्स को भी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है अपने भाई शहबाज शरीफ के साथ। अब इस पर फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। मलेशिया और इंडोनेशिया के भी जो इनके विजिट्स थे वहाँ भी डिफेंस, इकॉनमी और रीजनल सिचुएशन पर डिस्कस की है। मिडिल ईस्ट की जो स्पेशली सिचुएशन है और ट्रंप का आना अमेरिका के अंदर, उर्दगान अब इस मिशन पर निकले हुए हैं। उर्दगान को अब ये डर है कि ट्रंप की तोपों का रुख कहीं तुर्की की तरफ ना आ जाए, इसलिए अब वो ज़्यादा से ज़्यादा एलाइज इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है अगर आप बात करें एशिया और यूरोप की, दोनों को कनेक्ट करने में अपना एक अहम किरदार अदा करता है, और मिडिल ईस्ट में भी एक अहम प्लेयर है। और गजा के हवाले से इस वक्त जो अमेरिका की पॉलिसी सामने आ रही है, ट्रंप के बयानात, उसके हवाले से उर्दगान अपना एक लीडिंग किरदार अदा करना चाहते हैं, और इसलिए पाकिस्तान जैसी मिडिल पावर्स को अपने साथ करना चाहते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे इंपॉर्टेंट मुस्लिम ममालिक जैसे मलेशिया और इंडोनेशिया वगैरह है। और यहाँ पर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। ये मैंने पहले भी कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि जब भी ऐसी कोई खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो रही होती है तो सारे मुल्क फिर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। सऊदी अरब और ईरान बातचीत करना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान ईरान से अपनी बातचीत ज़्यादा कर देता है, पाकिस्तान तुर्की से अपनी बातचीत ज़्यादा कर देता है, तुर्की अपने जो रीजनल फ्रेंड्स हैं उनसे कोऑपरेशन बढ़ाना शुरू कर देता है। तो इस मौके पर गजा के हवाले से भी काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई है, मिडिल ईस्ट की जो ओवरऑल सिचुएशन है, और इसमें कनेक्टेड है सीरिया की सिचुएशन।
सीरिया में बशार उल असद की हुकूमत के जाने के बाद तुर्की का इन्फ्लुएंस बढ़ा है और इस वक्त सीरिया के जो रूलर्स हैं वो तुर्की के काफ़ी करीब हैं। एक तरफ तुर्की उनसे अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है, जबकि उसी सीरिया में दूसरी जानिब से इजराइल एंटर हो रहा है गोलान हाइट्स की जानिब से। तो ये खतरात हैं तुर्की को कि कहीं उसकी कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो जाए इजराइल से। गजा के मामले पर और सीरिया के मामले पर मोहम्मद अल शरा की हुकूमत को तुर्की सपोर्ट करना चाहता है अपने फ़ायदे के लिए, और इसलिए उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में भी इजाफा कर रहा है, और उसके लिए इसको पाकिस्तान की ज़रूरत है। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान का क्या किरदार है सीरिया में। डायरेक्ट रोल तो हमारा कोई नहीं है, ना हमारी कोई बाउंड्रीज लगती हैं वहाँ पर। इसकी अहम रीज़न है इस पूरे इलाके में फैलती हुई मिलिटेंसी। ना सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की बल्कि दूसरे ममालिक को भी ये कंसर्न्स हैं कि सीरिया की जानिब से कोई सेक्टेरियन वायलेंस ना जन्म ले, क्योंकि वहाँ पर हमेशा डर रहता है शिया सुन्नी फसादात का, तो उसके रेमिफिकेशंस पाकिस्तान पर भी आते हैं। जब आप पारा चिनार पर नज़र डालते हैं या बलूचिस्तान के डिफरेंट इलाकों पर, तो आपको समझ आती है कि कोई हलचल मची हुई है तो पाकिस्तान पर भी उसके असरात पड़ते हैं। इसके अलावा ईरान की भी यहाँ पर इम्पोर्टेंस बढ़ती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और ईरान के लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि वो मिलकर काम करें। और ये जो वेस्टर्न साइड पर हमारा ब्लॉक एक टाइप का ब्लॉक ही है, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, ये भी अपने कोऑपरेशन को बढ़ाते हैं इस सेक्टेरियन वायलेंस के फैलाव के डर से। और इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रंप की जो अजीबोगरीब पॉलिसीज चल रही हैं, उनको नेविगेट करने के लिए भी आपको बहुत से ममालिक की ज़रूरत पड़ती है, एलाइज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत को रिक्वायर्ड लेजिटिमेसी मिल जाती है, तुर्की का कद बढ़ जाता है। अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक मुल्क ये चाह रहा है कि पूरे खित्ते में उसका कद मजीद बढ़ जाए, और दूसरा मुल्क चाह रहा है कि हमारी नेगेटिव इमेज इंप्रूव हो। मिडल ईस्ट और सीरिया की बदलती हुई सिचुएशन पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली बहुत सी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है कि पाकिस्तान वहां पर अपना एक किरदार अदा कर सके। पाकिस्तान की यूएन में भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। हमारे जो फौजी दस्ते हैं, जो यूएन पीस कीपिंग मिशंस हैं, उनके ज़रिए भी पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। और इन वॉर टॉर्न एरियाज़ में अगर पाकिस्तान कोई रिहेबिलिटेशन का किरदार ढूंढ लेता है तुर्की की मदद से, तो इससे पाकिस्तान का कद ऊंचा हो सकता है, जो कि पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुस्लिम उम्मा से जुड़ी हुई कॉजेज़ की बात करें तो उसमें पाकिस्तान और तुर्की का स्टैंस हमेशा से एक ही रहता है। पाकिस्तान बनने से पहले भी इन दोनों रीजन्स के लोग काफ़ी चीज़ों के हवाले से मुताबिकत रखते थे। खिलाफत मूवमेंट की अगर हम बात कर लें, वो भी एक बड़ी आला एग्जाम्पल है। इसके अलावा जितने आगे मसले क्रिएट हुए हैं, मसला कश्मीर या मसला फ़लस्तीन, उसमें इन दोनों का स्टैंस एक ही होता है। उर्दगान ने एक बार फिर मसला कश्मीर को दोहराया है अपने इस विजिट में। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करती हैं, और दोनों मुल्क अपने स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को भी एक्सपैंड करना चाहते हैं, जिसके ज़रिए अल्टीमेट गोल ये है कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो, और बायलैटरल ट्रेड में दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए टैरिफ्स में कमी लाएं। एक ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है ट्रेड। जब पूरी दुनिया ये देख रही है कि ट्रंप धड़ाधड़ टैरिफ्स आयद करते जा रहे हैं, ट्रेड बैरियर्स लगा रहे हैं, तो इन सारे ममालिक के लिए मज़ीद ज़रूरी हो जाता है कि वो ट्रेड मैदान में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और कम से कम टैरिफ्स एक दूसरे की अशिया पर लगाएं। तो पाकिस्तान और तुर्की भी यही चाहते हैं, लेकिन ऐसा करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक तरफ से अमेरिका टैरिफ्स में इजाफा करेगा, और ये सिचुएशन हर मुल्क को मजबूर करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक्सपोर्ट्स को सिक्योर कर सके। हर कोई कंपेटिटिव एज लेने की कोशिश करता है। ऐसे एनवायरनमेंट में फ़ायदा बहुत कम ममालिक को होगा, जब दुनिया की सुपर पावर इतने ज़्यादा टैरिफ आयद कर रही हो। इसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की के हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल का 7th सेशन भी मुनक्किद हुआ इस्लामाबाद में, और इनमें इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया गया है। इसके अलावा पीपल टू पीपल कनेक्शंस, कल्चरल एक्सचेंजेस और टूरिज्म को बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ है। पाकिस्तान के बहुत से टूरिस्ट तुर्की जाते हैं, और पाकिस्तान के पास भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर इंटरनेशनल टूरिस्ट आ सकते हैं, लेकिन अभी ना होने के बराबर है। उस तादाद को बढ़ाया जा सकता है, और तुर्की से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप पाकिस्तान के हवाले से एक कैंपेन चलाएं जो अपनी ऑडियंस को दिखाएं, तुर्की की आवाम को दिखाएं पाकिस्तान में जो पुरकशिश जगह हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, या आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या आपकी कोस्टल बेल्ट है,
بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر پاکستان بھی انٹرنیشنل ٹورسٹ کو یا ترکی کے ٹورسٹ کو ویلکم کر سکتا ہے، لیکن آبویسلی انویسٹمنٹ کی کمی ہے، سیکیورٹی کے کچھ مسائل ہیں اور مینجمنٹ کے۔ ان مسائل پر پاکستان کو پہلے قابو پانا ہوگا، تب پاکستان بہتر طریقے سے اپنے ٹورزم کو پچ کر سکتا ہے باقی دنیا کے لیے۔ جس طرح ترکی نے ایک ایگزامپل بن کر دکھایا ہے پوری دنیا کو کہ کس طرح انہوں نے ٹورزم میں ترقی کی ہے، پوری دنیا سے لوگ ترکی جاتے ہیں، وہاں کا کلچر دیکھنے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی بہت رچ کلچر ہے، ایسی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ہم اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرتے اس پوٹینشل کو۔ اس کے علاوہ ترکی کی اکانومی کی بات کریں تو وہ بھی کوئی اچھی شیپ میں نہیں ہے، اس کے بھی بڑے برے حالات ہیں، وہاں پر بھی انفلیشن بہت زیادہ ہے، اور رشیا یوکرین جنگ اور مڈل ایسٹ کانفلکٹ کی وجہ سے سچویشن کافی خراب ہوئی ہے۔ تو ترکی کو بھی اسی وجہ سے زیادہ ایلائز چاہیے، مارکیٹس چاہیے، ٹریڈ ڈیلز چاہیے۔ ترکی کی ایکویشن میں پاکستان بھی فٹ ہوتا ہے۔ پاکستان کی سچویشن اگر بہتر ہوتی موجودہ سچویشن سے تو ہم ترکی کو زیادہ آفرز کر سکتے تھے، لیکن ابھی ہمارے حالات ہی کافی پتلے ہیں کہ ہم تو ابھی لیجیٹمیسی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مطلب اس کو کریو کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کا مین مسئلہ ہی امیج بلڈنگ ہو تو آپ پروگریس کی جانب نہیں سوچتے۔ یہ پاکستان کا اس وقت کا سب سے بڑا المیہ ہے، جس کی وجہ سے بہت سا پوٹینشیل مس ہو رہا ہے، لیکن امید ہے کہ اس وزٹ سے پاکستان کو بہت سے فوائد حاصل ہوں، پاکستان میں ٹرکش انویسٹمنٹ بڑھے، ہماری ٹریڈ میں اضافہ ہو، ٹورزم میں اضافہ ہو اور ڈیفنس ایگریمنٹس مضبوط ہوں، اور پاکستان اور ترکی مل کر اس پورے ریجن میں اپنا قد بڑھا سکیں، اپنے انفلوئنس میں اضافہ کر سکیں، سیریا، غزہ اور مڈل ایسٹ کی سچویشن میں اپنا پازیٹیو کردار ادا کر سکیں، اور امریکہ کو کس طرح فیس کرنا ہے اس کو مل کر نیویگیٹ کر سکیں۔ آپ کے خیال میں کیا یہ دونوں ممالک مل کر ان آبجیکٹیوز کو حاصل کر پائیں گے؟ کیا پاکستان کو اردگان کے اس وزٹ سے کچھ حاصل ہوگا، یا یہ وزٹ آپٹکس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ ریجن میں اپنے قد کو بلند کر سکے؟ کامنٹ کیجئے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو اب تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔